नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको मैं पिछले कुछ दिनों से मिलवा रहा हूं स्टार्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटीज के साथ, जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के जिनके ऊपर हमारे ऊपर प्राउड है, जिनके ऊपर हमें गर्व है, ऐसे कुछ शख्सियत के साथ मैं आपकी बातचीत कराता हूं, उनसे मुलाकात कराता हूं। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलवा रहा हूं जिनको 52 ईयर्स हो गए हैं लीगल फ्रेटर्निटी में, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हुए, और जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू की, कहाँ उन्होंने अब क्या कर रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं मिलवा रहा हूं आपको एडवोकेट रघुनंदन शर्मा जी से, और मेरे साथ उनकी पत्नी उषा देवी शर्मा जी भी मेरे साथ उनके बैठी हैं, और मैं इन दोनों से बातचीत करूंगा और बड़े दिलचस्प वाक़ियों से आपको रूबरू कराऊंगा। मैं थोड़ा सा इनका परिचय बता दूं कि इनका जन्म जो है वो 1944 में हुआ था, और ये जन्म स्थान इनका अलवर था राजस्थान में, लेकिन उसके कुछ दिन बाद इनके फादर साहब महाराष्ट्र में चले गए, और जो नंदूरबार डिस्ट्रिक्ट जो अभी है वहाँ ये चले गए। वहाँ इन्होंने अपना खेती का काम शुरू किया, दुकान भी की, और ये 6 भाई बहनों में 6 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े रहे। और इनकी जो फादर और मदर वहीं महाराष्ट्र में अपना काम करते रहे, और इसके बाद इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन महाराष्ट्र में ही ली। इसके बाद इन्होंने जलगांव से बीकॉम किया। उसके बाद लॉ जो किया वो दिल्ली पहुंच गए, और लॉ इन्होंने 1971 में किया, और 1971 में जैसे ही किया तो बीसीडी में एनरोल हो गए, और तब से लेके आज तक सिविल लिटिगेशंस के केसेस करते हैं। सिविल के जाने माने वकील हैं। इनकी पत्नी भी, जिनकी शादी वो मुझे पता लगा कि 1970 में मैरिज हुई, जब ये स्टूडेंट ही थे। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब इनकी शादी हुई तो उषा देवी जी जो हैं वो 10th पास थी, और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ रघुनंदन जी को कि इन्होंने न केवल उनको पढ़ाया, न केवल उनको सपोर्ट किया, बल्कि एक बहुत ही काबिल वकील बनाया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनको भी लॉ कराया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इनका हंसता खेलता परिवार है। 2 बेटे हैं, दोनों एडवोकेट्स हैं। इनकी जो बहू हैं डॉटर इन लॉ वो भी वकील हैं। इनकी जो एक लड़की है वो भी वकील है, और बहुत ही अपने आप में एक अलग ढंग से वकालत करते हैं। इनकी मिसाल मैं बाद में दूंगा कि किस तरीके से ये अपनी वकालत कर रहे हैं और किस तरीके से इस प्रोफेशन में 4 चांद लगा रहे हैं। रघुनंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सिर्फ वहाँ से बात शुरू करता हूँ कि आप राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुए, महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र में आपने प्राइमरी एजुकेशन और सब कुछ किया जी, ग्रेजुएशन तक। लॉ करने का, दिल्ली आने का ये जो आइडिया आया, ये कहाँ से आया? क्योंकि जब मैं महाराष्ट्र चला गया तो मेरे ग्रैंडफादर यहाँ गांव में रहते थे, उनसे मिलने के लिए भी आया था। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते थे, उनसे मिलने आया था। तो मैंने सोचा कि मुझे लॉ भी करना चाहिए यहाँ पर। तो इससे पहले फैमिली में किसी ने वो लॉ नहीं दूर दूर तक भी किसी का कोई वास्ता नहीं था। तो आपको लॉ का कैसे, मतलब एक शौक लगा या किसी से सुना था? नहीं, लॉ का शौक इसलिए लगा था कि मैंने जब 9वीं क्लास में था, जब बात एक रात की एक फिल्म देखी थी जिसमें देवानंद वकील बनते थे, तब मैंने सोचा कि मुझे भी वकील ही बनना है। तो पिक्चर्स से आप इंस्पायर हो गए, और आपकी लाइफ में पिक्चर्स का आज भी बहुत बड़ा अहम रोल है। मैं बात करूंगा, आगे आऊंगा जी। तो इसके बाद आपने सिविल लिटिगेशन को चुना जी, क्यों? तो थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड में ले जाऊं आपको, जब आपने यहाँ एनरोलमेंट आपका हुआ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, जी, तब का कैसा माहौल था? मींस बार एसोसिएशंस का उस वक्त, और वकीलों का कितनी तादाद रही? उस वक्त 30,000 कोर्ट में जो वकीलों की तादाद थी वो 2.5-3 हज़ार थी। 2.5 हज़ार? सारे वकील जो थे 2.5-3 हज़ार के बीच में होंगे सारी तादाद जो थी। और 30,000 में मुश्किल से 4-5 गाड़ियाँ होती थी बस। एक तो डिस्ट्रिक्ट जज की होती थी, 2-4 वकीलों की होती थी, जिसमें एक थे हमारे सिसिल जोसेफ, एक थे हमारे गुरु मनमोहन नाथ मदन, जिनसे हमने लॉ सीखा, जो हमारे लॉ में वो लेक्चरर थे, सीपीसी पढ़ाते थे। तो यहाँ पर उन्हीं के जरिए फिर मैंने 30,000 भी देखा कि भाई 30,000 ऐसी कोर्ट है, तब उनके वजह से मैं यहाँ पर आ गया। उस वक्त कोई और कोर्ट थी भी नहीं डिस्ट्रिक्ट? ना, यही थी, सारी दिल्ली की यही कोर्ट थी। सिर्फ पटियाला हाउस जिसको कहते हैं, वो पहले क्रिमिनल केस के जो कोर्ट थी वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे थी बस। जी। तो बार एसोसिएशंस का कैसा माहौल था? बार एसोसिएशन का माहौल इतना अच्छा था जैसे कोई परिवार के जैसा हो। सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। जब इलेक्शन होते थे तब कोई पर्चे वर्चे भी ऐसे नहीं बांटते थे, बस नाम डिक्लेयर कर देते, ये खड़े हैं वो बस इस तरह से थे, और एक दूसरे को सब वैयक्तिक रूप से जानते थे। जुडिशरी और बार का एसोसिएशन का कैसा रिलेशन? जुडिशरी का तो इतना बढ़िया था कि जजेस भी कई लोगों को नाम से जानते थे। भाई वकील साहब
हैं नीचे होंगे उनको बुला लो, कई जज तो ये भी कह देते थे। और आपस में इतना मधुर संबंध होता था तो ये लगता ही नहीं था कि हम कहीं एक दूसरे से जानते नहीं, एक दूसरे से फैमिलियर नहीं है, जैसे घर का सा माहौल होता था ऐसा। बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी होते थे, बार एसोसिएशन उनकी कोई साख थी, कोई बार उनकी बात एसोसिएशन के को पदाकर दूसरी मानती ये थी साख कि अगर बार के प्रेसिडेंट ने या सेक्रेटरी ने किसी को कोई चिट्ठी लिख दी या किसी को कुछ सूचना दे दी पुलिस डिपार्टमेंट के, तो ऐसा नहीं होता कि काम नहीं होता था, काम होता था, कहना ही काफ़ी था बस। क्या इस तरह जो एक बताते हैं कि बड़ा मिलजुल के यस, जजेस और उस वक्त इकट्ठे के चाय भी पीते थे, सेंट्रल हॉल के सामने बैठते थे। हमें M.K. चावला साहब जो थे, जो बार हाई कोर्ट के जज बने, वो हमको वो पढ़ाते थे इंसॉल्वेंसी एक्ट। वो फिर डिस्ट्रिक्ट जज बने यहाँ पर, सेंट्रल हॉल में आ जाते थे और कहते थे भाई चाय वाय मंगाओ, मैं तुम्हारे साथ चाय पीना चाहता था। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि देखो जज और वकीलों में कितना आपस में मेल जोल है, और किसी के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी। कभी आपका एक 52 साल आपको हो गए लिटिगेशन में प्रैक्टिस करते हुए, कभी ऐसा वाकया हुआ है कि आपकी किसी जज साहब से भिड़ंत हो गई हो या हॉट टॉक्स हो गई हो कोर्ट में? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी भी नहीं हुई। कई बार तो एक बार तो ऐसा हुआ, जज साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो शर्मा जी, मैं तुम्हारे खिलाफ में फैसला दे सकता हूँ, तुम 2 महीने का टाइम ले लो, 1 महीने का ले लो, जितना लेना, मुझे अथॉरिटी दिखा दो, मैं तुम्हारे फेवर में चला जाऊँगा। तो मैंने उनको जब अथॉरिटी, जब मुझे पढ़ने का फिर मतलब वो भी मिला कि देखो ऐसा कह रहे हो तो मुझे पढ़ना चाहिए, अथॉरिटी दिखाई, मेरे फेवर में हुआ। ऐसा भी टाइम थे। मतलब इतना फ्रेंडली एक माहौल था। यस, बहुत अच्छा था। आज वो माहौल है कहीं देखने को मिल रहा है? आज वो माहौल है ना, वो सिर्फ दिखावे का सा लगता है मुझे, ऐसा नहीं है कि अंदर से हो, जिसको मराठी में जिव्हाळ्याचे संबंध वो कहते, वो नहीं है, हृदय से संबंध नहीं है, दिखावाबाजी का संबंध ज़्यादा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। और फिर स्वार्थ हर चीज़ में आने लगा है, वो स्वार्थ की भावना पहले थी नहीं, पहले परमार्थ की भावना है। पैसा खर्च करते हैं इलेक्शंस में, एक तरह से मैं कहूँ कोई वोटर्स को ल्यूर करते हैं, कोई सोचता भी नहीं था ऐसा। तो कोई ये जो हो रहा है, इसको देख के आपको कैसा कुड़न होती है, कुछ टेंशन होती है? कुड़न क्या, घुटन होती है कि मैंने कहा यार कैसा माहौल चलेगा, सारी दीवारें हैं तो पोस्टर उससे रंगी रहती है। कभी कोई, पहले तो कोई पम्पलेट भी नहीं देता था किसी को, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो चैम्बरों में जाके वो अपना बांटे। तो जो आपका सिस्टम था, आप कहाँ रहते थे दिल्ली में ड्यूरिंग द एनरोलमेंट, जब आपका एनरोलमेंट हुआ स्टार्टिंग? वो मेरे चाचा रहते थे जोगीवाड़े में, उनके ऊपर एक टीन शेड था, उसमें रहता था। कैसे आते थे कोर्ट में? पैदल आता था वहाँ से जोगीवाड़े से। यस। तो अब तो गाड़ी घोड़ा बहुत कुछ ले लिया है, तो ये सब डेवलपमेंट हो गया। अब वो अलग बात है कि वो होता चला गया, कभी सोचा तो था नहीं। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी जो 1883 से है, कभी सोचा नहीं। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी भी वकील बन जाएगी। हाँ, पत्नी का आपने जिक्र किया, मुझे पता लगा पत्नी आपकी, जब आपकी शादी हुई तो 10th उन्होंने किया हुआ था। हाँ, मैट्रिकुलेशन। तो आपने क्या मतलब दिमाग में लाया कि आपको उन्हें पढ़ाना है? मुझे ये समझ में आया कि मैं अगर अकेला ही बनता हूँ तो कुछ अधूरा सा रहूँगा, अगर वो मेरे साथ हो जाए तो मेरे दोनों जिंदगी के दोनों पहिए हैं जो बराबर हो जाएंगे। एक स्वार्थ था आपका। यस, और मैं चाहता था वो मेरे से ज़्यादा पढ़े। लेकिन बड़े परेशानियां हुई होंगी उनको पढ़ाने में, टाइम देना पड़ा? नहीं, कुछ परेशानी नहीं होती, वो तो पता भी नहीं चला कि वो ख्वाब जैसे बीत गया वो। अच्छा, परेशानी ही तो है जो उन्होंने मतलब ड्यूरिंग द एजुकेशन, मैं उनको पढ़ाई के लिए कुछ भी घर का काम कर सकता था और करता था और करता हूँ, अब भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, कोई हमारे जैसी उम्र के लोगों को दिक्कत में डाल देंगे, उनके घरों में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़ाई की क्या बात है। देखिए आप है ना, दुख में भी सुख देखने की क्षमता भगवान ने दी है। मेरा एक शेर है कि खुदा चाहे मुझे बेपनाह अजाब दे, खुदा चाहे मुझे बेपनाह अजाब दे, जहाँ को खुश देखने का मगर कोई ख्वाब दे। चलिए, मैं ये बात आपकी वेरीफाई कर लेता हूँ कि आप घर का काम करते हैं नहीं करते हैं। करता हूँ। उषा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है YMH चैनल में। अभी आपके पतिदेव ने कहा कि वो घर का काम उस टाइम भी करते थे जब आप पढ़ती थी और आज भी करते हैं, इज इट ट्रू? सर, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरा एडमिशन हुआ तब, और इसलिए जैसे मैं कॉलेज जाती थी, लॉ की बात बता रही हूँ, तो फिर ये इतनी हेल्प करते थे मेरी, मुझे छोड़ के भी आते थे, और उस टाइम हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी,
मुझे छोड़ के भी आते थे कैंपस में और फिर मुझे लेकर भी आते थे। मैं घर बच्चों का खाना बना के दे रख जाती थी कि बच्चे खा लेंगे, तो लेकिन उसके बाद फिर यूँ बच्चों को देना, खाना देना, ये सब, ये भी तो मेरी हेल्प है ना, सब बच्चों को देखभाल करना। मेड वगैरह रखने का तो सर अभी तक भी नहीं है, मैं खुद करती हूँ सारा काम। नहीं, मतलब लालच की वजह से कि पैसे बच जाए या अब आदत बन गई? नहीं सर, आदत भी थी और बच्चे छोटे छोटे थे, मैं ऐसे मेड के सहारे बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। अब नहीं रखते हैं आपने कहा, तो मैं पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं पढ़ रही थी। जैसे अगर हमारे ऑडियंस कहेंगे कि ये तो कंजूसी करते हैं। जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने नहीं रखी मेड, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं जैसे कॉलेज जा रही हूँ तो पीछे से मैं मेड के सहारे ऐसा नहीं कर सकती थी। जब ये कॉलेज से वहाँ कोर्ट से आ जाते थे तब मैं कॉलेज जाती थी। मैंने इवनिंग क्लास शुरू की, क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने एडमिशन करवा दिया मेरा कैंपस में। मैंने कहा मॉर्निंग में बच्चों को उनको तैयार करना है, उनका ब्रेकफास्ट करवाना है। इन्होंने एडमिशन आपको दिलाया, जबरदस्ती दिलाया? आपका भी मन था कि लॉ कर लूं? हाँ, लॉ का मेरा मन नहीं था, मैं टीचिंग लाइन से थी। मुझे तो पता लगा आपने आईएएस की तैयारी की और प्रिलिमिनरी एग्जाम आपने पास भी किया। जी जी जी, मेरे ग्रैंडफादर भी टीचर थे, मेरे पिताजी भी टीचर थे, तो मैं टीचिंग लाइन से मैं पीएचडी करके लेक्चरर बनना चाहती थी, ताकि मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं और घर को भी देख सकूं। लेकिन पति की आज्ञा लेकिन जी कर लिया जी जी जी, फिर जब मैं आईएएस का फाइनल कर रही थी उस टाइम इन्होंने कहा कि मैं एलएलबी में एडमिशन करवा रहा हूँ। मेरा विरोध था, लेकिन इन्होंने करवा दिया तो मैंने कहा मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। फिर लाकर पत्नी वर्ता का रोल अदा कर दिया। मैं तो सर शुरू से मैं तो शुरू से शादी हुई तब से ही मैं तो रोल अदा कर रही हूँ। रोल अदा नहीं कर रही हूँ, मैं हूँ वैसी, मैं रोल नहीं अदा कर रही हूँ, तो जैसे मैं हूँ कभी वैसे। अंदर से दुख होता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चली जाती तो ये रोज का काला कोट पहनना बच जाता? सर नहीं, बिल्कुल, मैं कह रही हूँ इस प्रोफेशन में इन्होंने मुझे लाके बहुत अच्छा किया, क्योंकि आजकल इतने डिस्प्यूट होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में। मैंने कितने 200-300 कंप्रोमाइज़ करवाए होंगे, जो कि मतलब आजकल जो लेडीज के फेवर में है सारे कानून। इससे समाज का भला कर पा रही है। जी, सोशल सर्विस करवाने का इस प्रोफेशन में इतना है कि जो कि आजकल इतना सब, मैं अब इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी, झूठ का प्रपंच इतना हो रहा है, तो उसको मैंने ये सब देखते हुए और बच्चों को भी इसलिए प्रोफेशन में लाए जी, बच्चों को भी इसलिए प्रोफेशन में लाए कि क्योंकि सोशल सर्विस इसमें ज़्यादा है। जी, तो इसलिए ये सारे बात करते हुए बच्चों को भी, लड़की को भी एडमिशन दिलवाया, लड़की बेटी बड़ी है मेरी, और फिर दोनों लड़कों को भी, उनको भी फिर लॉ करवाया। और इससे अच्छा और प्रोफेशन कोई नहीं हो सकता सर्विस के लिए, क्योंकि आजकल समाज में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सब मिटते जा रहे हैं, और हमारी संस्कृति और संस्कार के को, वो धरोहर को, जैसे आयुर्वेद है फॉर एग्जाम्पल, वो भी हमारी संस्कृति है, उसको सबको नष्ट करने के लिए पूरा विश्व तैयार है। मुझे तो पता लगा कि आप आयुर्वेद के नुस्खे यहाँ वकीलों में बांटते रहते हैं, बताते जी जी, वो आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद मुझे इतना वो नहीं, जो पतंजलि से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। पतंजलि जो ये चिकित्सालय है, रामदेव जी जो चला रहे हैं, उनको मैं सुबह, हम दोनों सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, हमारी दिनचर्या ये, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं और उनका वो देखते हैं, जो मुझे वहाँ से नॉलेज होता है। ये बेचारे इतने परेशान हैं, चाहे मैं कहीं बस में जा रही हूँ, कहीं रिक्शा में जा रही हूँ, जहाँ पर भी अगर कोई मुझे बीमार, मैं देख लेती हूँ, हाँ भाई इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसको जो कुछ परेशानी होती है वो मैं बता देती हूँ, और उससे वो सब ठीक हो जाते हैं। आपने 1988 में प्रोफेशन ज्वाइन किया। जी। उस वक्त महिलाओं की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसके बारे में कुछ कहेंगे, महिला वकीलों के बारे में? हाँ, महिला वकील, उस टाइम महिला वकील बहुत कम होती थी, और जो उस टाइम ईमानदारी का सारा था, सब जो भी माहौल था ईमानदारी का माहौल था। आज बेईमानी का? लेकिन सर आजकल तो अब मैं कुछ बता ही नहीं सकती। बताना पड़ेगा ना सर। आजकल लर्निंग से ज्यादा अर्निंग की तरफ ध्यान। जी जी जी, अर्निंग की तरफ ज़्यादा है। मैं एडवोकेट के बारे में नहीं कह रही, पूरा समाज ही ऐसा हो गया है हमारा। नहीं, मैं तो केवल एडवोकेट्स की पूछ रहा हूँ। सर उस टाइम 2-4 एडवोकेट होती थी, लेडी एडवोकेट तो कोई ज़्यादा होती नहीं थी, और मैं भी 8वीं 10वीं होंगी, मेरा इंटरव्यू भी वहाँ पर एज ए ऑथ कमिश्नर का मुझे होना था हाई कोर्ट में। जो संख्या बढ़ी है महिला एडवोकेट्स की, ये तो महिलाओं का, मैं कहता हूँ, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और इस लाइन में आ रही हैं। ये क्या समझते हैं इससे आप? सर वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन न्याय भी तो होना चाहिए ना, मतलब लेडीज आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से न्याय भी होना चाहिए। लेकिन इस बारे में तो मैं शांति रहूँगी इस बार। मेहनत करती थी, अब मेहनत नहीं करती हैं लेडीज, ऐसा लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वैसे पढ़ी लिखी हैं सारी, बहुत अच्छा है, सब कैंपस से कहीं कहीं से वो पढ़ के आती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा माहौल, इतना मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मैं बात नहीं कह रही, मैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कह रही हूँ, कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ज़्यादातर रहती हूँ। हाई कोर्ट में मैं इतना नहीं जाती हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कह रही हूँ। तो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं लोग, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, और इतनी ज़्यादा वो उसमें तो स्टडी की, मेहनत की, डिवोशन की, और घर परिवार को। एक सवाल और पूछता हूँ, आपने जब ज्वाइन किया, एक ड्रेस कोड आप फॉलो करती नहीं होंगी? मुझे पता लगा उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड फॉलो करते थे कोर्ट में अपीयर होने के टाइम।
आज मैं देखता हूँ कि जो बच्चियां हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, वो ड्रेस कोड बिल्कुल फॉलो नहीं करती हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी। लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। हमारे जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल इस चीज़ की शिक्षा नहीं देते। वो बिल्कुल या तो ये बच्चे मतलब उनको फॉलो नहीं करते होंगे, या उनको उनकी माँओं को ही संस्कार नहीं होगा। बीइंग सीनियर आप देते हैं अपने जूनियर्स? बिल्कुल बिल्कुल देती हूँ। मैं तो यहाँ पर लेडीज बार रूम में भी मैं तो उनको कहती रहती हूँ कि भाई कोई मानता है आपकी बात? अब कोई माने ना माने मैं समझाती हूँ। ऐसे मानता है? एज ए बेटी हाँ मानती है, बिल्कुल मानती है एज ए ड्रेस बेटी। कोड अपना सुधार लेती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी मतलब वो जो अच्छा नहीं लगता कोर्ट के अंदर या पूरे समाज में। नंदन शर्मा जी, आपके जो पतिदेव, उनके बारे में एक लाइन में आपसे पूछूं, कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी हैं, ऑलराउंडर हैं वो तो, पेंटर शुरू से भी ही आप ही हैं, हुए? पेंटर भी। मैं तो जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई, शादी हुई, तब से मैं देख रही हूँ कि पेंटर भी हैं, राइटर भी हैं, और ऑथर भी हैं, कवि भी हैं, सब हस्बैंड सब कैसे हैं? हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर तरह से मेरा कोऑपरेट करते हैं मेरे पर। अगर ये कोऑपरेट नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं, मुझे जीरो से हीरो बनाया इन्होंने। अगर इनके बिना मैं बिल्कुल जीरो हूँ, विदाउट हिम आई एम जीरो। और इन्होंने मेरा इतना साथ दिया है और अभी तक भी दे रहे हैं साथ। अगर मैं 4:30 बजे उठती हूँ तो 4:30 बजे ये उठते हैं, मैं इनसे भी योगा करवाती हूँ, हम दोनों करते हैं मिलकर योगा। पार्क जाऊंगी तो इनको भी पार्क लेके जाऊंगी, दोनों पार्क चलेंगे, और बिल्कुल साथ देते हैं, हर बात मानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे लोगों को, जो आजकल की जनरेशन है, उसको सीख लेनी चाहिए, और जो आजकल ये डिस्प्यूट मैट्रिमोनियल बढ़ गए, उन लोगों को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से। एक बात और बोलूंगी, ये मैट्रिमोनियल में और कुछ भी लड़ाई नहीं है, कुछ भी झगड़ा नहीं है। एक तो माएँ, उनके पेरेंट्स उसमें दखलंदाजी करते हैं। अगर उनकी ईगो ही सेटिस्फाइड नहीं होती लड़कियों की, मैं ये लेडीज होने के बाद भी मैं कह रही हूँ, उनकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं, तो ईगो के चक्कर में मैट्रिमोनियल केसेस इतने सारे चल रहे हैं। अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए सर, एक मान लो एक सकड़ी से छोटा सा रास्ता है दिल्ली में या कहीं पे भी, अगर हम 4th गियर में ही गाड़ी चलाएंगे, भाई हम तो फर्स्ट में चलाएंगे ही नहीं, या किसी को ओवरटेक नहीं करने देंगे, हम ही ओवरटेक करेंगे, हम ही जाएंगे 4 नंबर, तो वो 4th गियर में नहीं चल सकेगी गाड़ी। तो हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। लेकिन लेडीज़ को एज ए वाइफ अलग रोल होता है घर पे, और एज ए एडवोकेट अलग रोल होता है। तो हमें यहाँ क्लाइंट का वेलफेयर देखना है, लेकिन घर में अपने घर को भी देखना है। बहुत अच्छी बात है। एक सवाल के साथ मैं आपसे वो कर रहा हूँ कि आप इतने अपने बोला, बड़ा खुल के बोला मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे, एज पर उषा देवी शर्मा, जो ये डिस्प्यूट्स होते हैं, आपको लगता है कितने % जो है उनमें गलतियां लेडी की होती है? सर पेरेंट्स की होती है। नहीं, पेरेंट्स के थ्रू करती तो लेडी है ना, हाँ बच्ची इतना दूध पीती तो नहीं। तो सर कुछ अगर झगड़ा होता है तो उसमें आपको क्या लगता है परसेंटेज, मतलब लड़के की और लड़की में अगर कंपैरेटिव करें तो कितना लगता है? सर लड़कियों की होती है ज़्यादातर, 90% लड़कियों की होती है। सर मैं लेडीज होने के बाद भी कहती हूँ, क्योंकि उनकी ईगो होती है। में कल जाएंगी और ये इंटरव्यू जाएगा तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सर जाएगा। ईगो होती है। मैं मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में कह रही हूँ, मैं एडवोकेट्स के बारे में बिल्कुल नहीं कह रही। जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, अगर मान लो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम एडवोकेट हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उनको समझाएं कि भी दोनों का उनका कंप्रोमाइज हो जाए। लेकिन ये नहीं। चलिए एक और पूछता हूँ, जब आपका शर्मा जी से झगड़ा होता है तो मनाता कौन है पहले? सर ऐसे तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे झगड़ा होता है और दोनों, सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे झगड़ा नहीं होता है। और देखो सब सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ सच बोल रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल। शर्मा जी, जब झगड़ा होता है आपका उषा जी से, तो मनाता कौन है पहले? तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं। आप मनाते हैं? देखो उन्होंने झूठ बोल दिया ना कि झगड़ा ही नहीं होता। नहीं, तुम रूठी रहो, मैं मनाता झगड़ा रहूं। होता है, वो भी एक प्यार है ना। हाँ वो ठीक है, बट होता है और आप मना लेते हैं। झगड़ा नहीं होता कितना सर। टाइम लगता है मानने में? नहीं, झगड़ा मेरे याद नहीं आ रहा, इतनी 52 साल शादी को, जो 53 साल हो गए हैं, तो मेरे लिए कभी झगड़ा हुआ मुझे याद नहीं है ऐसा। ओके, कभी याद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और झगड़ा किस बात का सर? जब शर्मा जी, दो तन में विधा और है, 5 भाषाओं के आप ज्ञाता हैं। जी सर। उर्दू आपको आती है, गुजराती आपको आती है, जैसा मुझे पता लगा, महाराष्ट्रियन आपको आती है, मराठी जिसे बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो है ही है, और आप उपन्यास भी लिखते हैं, आप गजल भी लिखते हैं, आप शायरी भी करते हैं, आप पोएट्री भी करते हैं, और आप दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपकी 5 किताबें तो पब्लिश हो चुकी। तो कोई एक खास किताब जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहें, कौन सी आपको लगता है बहुत अच्छी किताब है? मेरी किताब एक जो इस बस्ती में क्या रखा है, जो गीतों की किताब है, और एक जो उपन्यास है। कोई एक शेर उस किताब का, मेरी बस्ती, वो उसमें ये है कि किस धरा पर धरूं पैर में, यहाँ आग वहाँ अंगारा, मन में मेरे भी आती है, मिले मुझे शीतल धारा। क्या बात।
क्या बात। ये तो मुखड़ा होगा, अंतरा है, जगती के हथकंडों का मैंने पार नहीं पाया है, कितना ढूंढा कितना देखा तेरा द्वार नहीं आया है, बैठ किनारे वैतरणी के मैंने देखा मझधारा, किस धरा पर धरूं पैर में, यहाँ आग वहाँ अंगारा। क्या बात, क्या बात। शर्मा जी, 52 साल आपको हो गए हैं इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करते हुए। क्या राज है कि अभी भी आपके चेहरे पर थकावट नहीं है, मन में थकावट नहीं है, और इतने लंबे अरसे तक प्रैक्टिस करने के बाद अब और क्या अचीव करना चाहते हैं? सर मैं, एक तो बात ये है कि मैं क्या कहते हैं उसको, अल्प संतुष्टि अब व्यक्ति हूँ, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जी। दूसरी बात ये है कि डिवोशन से काम कर रहा है, भगवान फल देगा नहीं देगा ये बात दूसरी है, और कोई चिंता रहित व्यक्ति हूँ इस बारे में। हाँ, जहाँ तक क्लाइंट का सवाल है, ये मेरा मन में रहता है कि मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्लाइंट का भला हो जाना चाहिए। फीस कितनी मिल रही है ना मिल रही है इसकी भी इतनी परवाह नहीं करता। गरीब आदमी आपको अप्रोच कर पाता? गरीब आदमी अप्रोच करता है। एक बार एक केस की छोटी सी बात बताता हूँ कि मैं केस कर रहा था, 2-3 साल हो गए, एक महिला का केस था उसका पति के बारे में। तो मैंने 2-2.5 साल के बाद में उसको कहा, भाई फीस तो तुमने 1 रुपया भी नहीं दी और मैं केस कर रहा हूँ। बोले फीस आपको नहीं मिली? मैंने कहा मेरे को नहीं बोले, मतलब मैं अपने जीजा को देती थी, उनको दे देना। मैंने कहा ठीक है, जीजा ने नहीं दी मुझे। फिर मुझे पता चला कि जब उसका चेहरा एकदम लाल हो गया कि फ़ीस इनको मिली। मैंने कहा, इनसे कहा, आगरा से आती थी, मैंने इनसे कहा इससे ना तो फ़ीस देनी है ना टाइप टिकट का खर्चा लेना है, इसको एक तरफ का टिकट किराया देना है और इसको खाना खिला के भेजना है। मतलब लब्बो-लबाब ये है कि आज भी आपको गरीब आदमी जिसके पास पैसे कम है या नहीं, वो आपको लिटिगेशन के लिए अप्रोच कर सकता है। सर मेरा इस पर एक शेर है कि गमों ने न पाला होता तो मैं मर गया होता, गमों ने न पाला होता तो मैं मर गया होता, कोई जख्म सीने से उभर गया होता, और अच्छा किया जो आपने मुझको डरा दिया, वरना अपने साये से मैं डर गया होता। मैं अपने साये से डरना नहीं चाहता। एक और विधा आपके पास है, आपको 1936 से लेकर के और 2024 तक के जो गानों का, उनके संगीत की लय का, सुरों का तारतम्य कैसे आप बना लेते हैं, याद रख लेते हैं गाने, सैकड़ों गाने आपको याद है, ये क्या विधा है? कोरोना पीरियड में कोर्ट बंद थी, गांव चला गया मैं, फिर करता क्या, एक 14-15 साल के लड़के को मैंने कव्वाली गाते देखा, हमें तो लूट लिया मिलके उसने वालों ने। अरे मैंने कहा ये 1958 की फिल्म अली हिलाल का गाना तुझे कैसे पता? किसने लिखा? बोले मुझे नहीं पता। किसने कंपोज किया? बोले मुझे नहीं पता। फिर मेरे मन में प्रेरणा आई कि मैं ऐसे संगीतकारों के ऊपर किताब लिखूं। जो किताब है भूले बिसरे फिल्म संगीत सितारे, जिसका विमोचन 10 दिसंबर 2022 को लंदन से हुआ था। शर्मा जी, आपकी इतनी पास आपकी विधाएं हैं आपके पास इतनी, और एक चीज मैं बड़ी पर्सनल पूछ रहा हूँ जी। कि आपकी शादी जब आप सेकंड ईयर में थे, लॉ कर रहे तभी हो गई। तो एक हैंडसम पर्सनैलिटी के आदमी को मतलब एक सपने होते हैं कि कहीं गर्लफ्रेंड बनाएं या कुछ इस तरह का, घूमे फिरें, ऐश करें, तो वो एक रह गया आपका सपना? नहीं, मेरा दिमाग में ये था अगर किसी से कुछ भी हुआ हो तो शादी सिर्फ उसी की साथ होगी, इसलिए भगवान ने मुझे ये गर्लफ्रेंड। होने तक किसी से एलओआई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो लगता नहीं, आप सच नहीं, बच्चे नहीं सुन रहे? नहीं, नहीं, बच्चे की बात नहीं। एक बार की बात बताऊं, मैं कॉलेज में पढ़ता था बीकॉम के अंदर, तो 3 लड़कियां भी थी हमारे क्लास के अंदर। वो तीनों एक दिन नहीं आई, तो उन्होंने, मैं जा रहा था तो आपने लंच नहीं किया था? नहीं, मैं जब जा रहा था कॉलेज से, तो दूसरे दिन वो लड़कियां कहती है कि एक उसमें से कहती है, ओह शर्मा एकता का, अरे शर्मा जी सुन रहे हो क्या? तो मैं समझा मुझे भ्रम हुआ होगा। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाई बोलूँ तो भी ठीक नहीं, ना बोलूँ तो भी ठीक नहीं। अहो एकता क्या सुनते हो क्या हुआ, कल क्लास में क्या सिखाया? मैंने गर्दन नीचे करके पत्नी साथ में बैठी इसलिए सब शराफत दिखा रहे हैं? पत्नी तो मेरा आईना है। पत्नी तो आईना है मेरी, हर सांस की उनको पता है कि मैं कितनी सांस ली आज मैंने ज़िंदगी में, आज दिन में कितनी सांस ली, आज मैंने कितना खाना खाया, क्या खाया, वो हर चीज़ का उनको पता है। और होना चाहिए। आप एक मैसेज यंग जनरेशन को क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखे, थोड़ा धीरज रखे, स्टडी करिए, केस को स्टडी करिए, चाहे आपको फीस मिली हो नहीं मिली हो, वकालतनामा आपने साइन कर दिया, आप उसको गहराई तक जाइए, अथॉरिटी ढूंढिए, और फिर जब आपको फल मिलेगा आपको इतना मज़ा आएगा। आप एक केस की स्टडी कर रहे हैं, 10 केस की स्टडी हो रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे स्टडी होती चली गई। एक बहुत खुशहाल लाइफ जीने के लिए, जैसा आपकी धर्मपत्नी ने कहा और आपने भी बताया, एक हमारे जो सुन रहे हैं और जो लोग, उनके लिए कोई एक मैसेज, किस तरीके से तारतम्य बनाकर दाम्पत्य जीवन को में खुश रहा जा सकता?
क्या फार्मूला आपके पास ऐसा कि कभी झगड़ा नहीं हुआ इतने साल में? नहीं, वो आप है ना, देखिए आप है तो जैसे आप ये चाहते हो कि मेरी भावना की कोई कद्र करे, तो आप आपके जीवन साथी की भावना का भी कद्र करिए। वो जहाँ से आई है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आई है और तुम्हारे अंदर एक रूप हो गई है, तो तुम उसको अपना ही शरीर का एक अंग मानिए। जहाँ आपके हाथ में दर्द होता है तो ये समझिए कि उनको भी दर्द हो रहा होगा। जो घर में है उसी पर संतुष्ट रहिए, जो मिल जाता है उसी को खा के वो रहिए, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं हो सकता कभी भी। जब वो सबको भुला के तुम्हारे पास में आई है और तुमको है तो तुम्हारे परिवार को जो वो अपना रही है, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। एक और अंतिम आज के इस इंटरव्यू का मैं सवाल पूछूं। आपने एक बहुत लंबा पीरियड देख लिया प्रैक्टिस का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, अब तो 6-7 कोर्ट बन गई। आपका विजन क्या कहता है कि आने वाले टाइम में जो ये बार बेंच रिलेशंस हैं या जो बार एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका व्यवहार में कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ अच्छा होगा या और डिग्रेडेशन होगा इन कंपैरिजन टू? अगर दिमाग में ये रखा कि मैं बार का कुछ बन जाने के बाद में कुछ प्राप्त कर लूँगा वकालत के अलावा, तो ठीक हो रहा है। हाँ, तो वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उम्मीद है कोई बेटरमेंट की? अब मैं ये तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। दूषित हो गई है राजनीति, चाहे वो राज्य की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे बार की हो। राजनीति में जहाँ स्वार्थ आ गया ना, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। स्वार्थ रहित होती, मराठी में कहते हैं जिव्हाळ्याचा संबंध, हृदय का संबंध होना चाहिए था, शरीर का संबंध नहीं। चलिए, आपने इतने शेरो शायरी की, इतने पोएट्री लिखी, इतने उपन्यास लिखे, एक शेर अपनी धर्मपत्नी के नाम कुछ सुनाना चाहेंगे ऑडियंस को? ये चेहरा हमको क्या मिला, जमाना भाग गया, रूठे हुए नसीब को मनाना आ गया। क्या बात। पहले तो मुलाकात इनसे ख्वाब में हुई, हलचल से फिर जामे शराब में हुई, इन हाथों को भी साज अब बजाना आ गया, रूठे हुए नसीब को मनाना आ गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो सुना दोस्तों, ये थे हरदिल अजीज रघुनंदन शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी उषा देवी शर्मा जी। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग इस बात को आज सुन रहे हैं, मेरी बात को, जो इनका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने जीवन में इनके जो सिस्टम है लाइफ जीने का, उसको थोड़ा सा फॉलो करें, ताकि एक बहुत हंसी खुशी से ज़िंदगी बीते, एक दाम्पत्य जीवन खुशी रहे, सुखी रहे, और अपने प्रोफेशन में भी ये प्रोग्रेस करें। हम लोग, आप सब लोग, ये एक हमें सीखने को मिला। मैं और ऐसी शख्स के साथ आपकी दोबारा एक और मुलाकात कराऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।